आज जब मैं अपने घर वापस आया तो मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और हमेशा की तरह मेरा गुस्सा अपनी पत्नी पर ही उतरा था। वह मेरी सारी कड़वी बातों को सहन कर जाती थी। उसने मुझे एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया था और उसका यह रवैया मुझे और गुस्से से भर देता था और मैं उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा व्यवहार करता था। और जब मैं उसको बिना वजह डांटने लगता तो वह खामोशी से आंसू पीती चुप करके मेरे लिए पानी लेकर आ गई थी। और फिर जब मेरे उसकी आंसू भरी आंखों पर नज़र पड़ी तो मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि मैं आखिर अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों करता था। मुझे खुद समझ नहीं आता था। काफ़ी दिनों देर के बाद जब मेरा गुस्सा ठंडा होता तो वह कहने लगती कि क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लगे रहते हैं। तब मैंने उसे बताया कि मेरी नौकरी छूट गई है। आज ऑफिस में मामूली सी बात पर मुझे मेरे क्लर्क के साथ लड़ाई हो गई थी और बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। तभी बॉस ने हम दोनों को भी ऑफिस से बाहर निकाल दिया। बॉस का कहना था कि तुम दोनों हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हो, तुम्हारी वजह से ऑफिस का माहौल ख़राब हो रहा है। अब मैं तुम दोनों को यहाँ पर नहीं रख सकता। अब तो महीने का शुरुआती दिन चल रहा है। यह थोड़ा दिनों की जो सैलरी बन सकती थी वह बॉस ने मुझे दे दी और जब तक नौकरी नहीं मिली इतने कम पैसों में गुजारा करना तो असंभव लगती है। मेरी पत्नी ने मुझे तसल्ली दी और कहा, फिक्र मत करो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हम किसी किस्म की कोई तंगी नहीं होगी, मैं सब संभाल लूँगी। उसने कुछ इस अंदाज से कहा कि मैं फिर पहले में से कभी हद तक शांत हो गया था। यूँ भी मैं अपनी बीवी को जानता था, वह बहुत ही ज़्यादा तमीज़दार थी। घर को अपने बहुत अच्छे से उसने संभाल रखा था, मगर उसके बावजूद भी मैं उसका कदर करने के बजाय उसे बात बात पर डांट दिया करता था और मुझे यह बात अजीब भी नहीं लगती थी। एक दो बार जब मैंने अपने दोस्त के सामने अपनी पत्नी के साथ यह रवैया रखा तो मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि तुम अच्छे समझदार पढ़े लिखे इंसान हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। तुम नहीं जानते, अगर तुम उससे प्रेम नहीं करोगे तो उसे इज्जत नहीं दोगे तो फिर वह प्रेम के लिए किसी और की तरफ भी जा सकती है, वह किसी और मर्द से दोस्ती भी कर सकती है। तब तुम क्या करोगे जब तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चल पड़ेगी। यह सोचकर मेरा दिमाग घूमने लगता था। मैंने अपने दोस्त को खूब सुनाई। उसे कहा कि मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, तुम सोच समझ कर बोलना चाहिए। तब वह मेरा हाथ पकड़कर बोला कि मैं तुम्हारी पत्नी का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें यह अंजाम भी भुगतना पड़ सकता है। लड़की का दिल बहुत नाजुक होता है। अगर तुम उसके दिल का ख्याल नहीं रखोगे और उसका ठेस पहुंचाओगे तो तुम कभी भी उसके दिल तक नहीं जीत सकोगे। उसकी बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। हमारे खानदान में वह मर्द जो पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार रखता था मैं उसमें वह शब्द नहीं था। मैं अपने बाप जैसा था और मुझे इस शब्द से बहुत नफरत थी। वह शब्द सुनते ही मेरी ज़िंदगी में गुस्से से चिंगारी बढ़ने लगती थी। और अब जब मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही थी तो मैं परेशान था कि घर का खर्च कैसे चलेगा। बिल्कुल थोड़े से पैसे थे जो मैंने अपनी पत्नी को दे दिए थे। जब मैं अपने घर आया तो मैंने अपनी पत्नी को जब घर के राशन के बारे में पता किया तो वह कहने लगी कि घर में सारा राशन वह कुछ दिन पहले ही लेकर आई है। मुझे इस बात से परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद मेरा हैरान से मुंह खुलने का खुला रह गया। कैसी बातें कर रहे हो तुम, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। अब मुझे उस पर शक होने लगा था। उसके पास इतने पैसे का क्या था काम। वह कहने लगी, कुछ दिन पहले ही आपने मुझे पैसे दिए थे नए कपड़े बनवाने के लिए, मगर वह मैंने रख दिए थे। मुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं थी और वह वही पैसे काम आ रहे हैं। यह सुनकर मैं उसकी समझदारी का ख्याल हो गया था, मगर मैं उसे कुछ भी जताना नहीं चाहता था। यूँ भी परिभाषा करा तो मैंने सीखा ही नहीं था। आज रात को जब मैंने उसे अपने पास बुलाया तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसके शरीर पर अजीब अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरेच रखा हो। उसे मेरे हाथ लगने से तकलीफ़ का एहसास भी हो रहा था। ये देखकर मुझे उस पर शक होने लगा कि यह सब किसने किया है। मैंने उसे पूछा कि मुझे सच बताओ, आज तुम कहाँ गई थी और तुम्हारे शरीर पर यह निशान कैसे हैं। यह सुनकर वह घबरा गई
फिर कहने लगी कि मैं तो कहीं भी नहीं गई थी, मैं तो घर पर ही थी। आपको गलतफहमी हो रही है। और सबसे हैरत अंदाज बात यह था कि हम तो अब बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके थे। मेरे तो पहले भी हालत इतने अच्छे नहीं थे। एक नौकरी थी, उसकी सैलरी से ही मुश्किल से गुजारा होता था, क्योंकि वह तनख्वाह भी हमारी ज़रूरत के मुताबिक में कम थी। हमारी शादी को 7 साल अरसा हो चुका था और इस 7 साल में हम दोनों की कोई औलाद भी नहीं थी। हम दोनों ही अपना इलाज करवा रहे थे, जिसकी वजह से हमारे यह कम पड़ जाया करती थी। और जब अब तो मेरा यह वह तनख्वाह का सिलसिला भी ख़त्म हो गया था, और अब अगर यह इलाज बीच में रुक जाता तो फिर दोबारा से नई से शुरुआत करना पड़ सकता था। मैं इस वजह से भी बहुत परेशान था। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मुझे जल्दी से कोई काम मिल जाए, ताकि मैं मेडिकल ख़त्म होने से पहले डॉक्टर से बात कर सकूं। आज शाम को जब मैं घर आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी है और कल मैं घर आते ही वह दवाइयाँ लेकर आऊँगी। उसकी बातें सुनकर मैं गुस्से में आ गया। उसे कहने लगा कि तुम जानती हो मेरी हालत, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं यह कहाँ से लेकर आऊँगा। तब उसने मेरे हाथ पर पैसे रखे और कहने लगे कि मैंने कुछ पैसे बचा के रखे थे, आप इनसे दवाइयाँ ले आए। उसके हाथ में ये पैसे देखकर मैं इतनी देर तक उसे देखता रहा। मुझे सच सच बताओ, तुम आखिर क्या कर रही हो? ये क्या चल रहा है? कहाँ से आए ये पैसे? वह मेरी आंखों में आंखें डाल कर देखने लगी और कहने लगी, मैंने आपसे बचा के रखे थे, ताकि अगर मुझ पर बुरा वक्त आए तो मैं इसे इस्तेमाल कर सकूं। अगर आप ना जाने क्यों मुझ पर विश्वास नहीं करते। हालांकि आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। उससे बात सुनकर मैं भी खामोश हो गया था। बात उसकी ठीक थी, मगर सवाल तो जो उठ रहे थे कि मैं तो उसे पहले भी बहुत कम पैसे देता था, तो क्या वह खुद पर खर्च करने के बजाय उन पैसों को रख दिया करती थी। यह सोचकर मुझे बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था। आज रात को जब मैं अपनी पत्नी के पास गया तो मेरा हाथ लगने से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। उसके मुंह से दर्द से कहानी निकलने लगे। मैं हैरान रह गया। आखिर तुम्हें क्या हुआ है? कुछ बताओ तो मुझे। फिर आज जब मैंने देखा तो उसके जिस्म पर आज फिर से ज़्यादा निशान बने हुए थे। यह तुम्हें क्या हुआ है? ये निशान कैसे आ जाते हैं शरीर पर? तब वह कराहते हुए बोली कि मुझे किसी कीड़े ने काट लिया था और ये निशान उसी के काटने के हैं। ये निशान मेरे शरीर पर बने हुए थे और हर दूसरे तीसरे दिन ही मुझे निशान नज़र आते थे। तो क्या वह कीड़ा उसे रोज ही काटता था? अब मैंने उससे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा। जानता था कि वह मुझे कुछ भी नहीं बताएगी। अगले दिन सुबह काम पर जाते हुए मैंने अपने दोस्त से बात की और वह बातों ही बात में मुझे कहने लगा कि अब तो तुम दोनों के घर के हालात अच्छे हो जाने चाहिए, क्योंकि आप दोनों मिलकर ही काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी भी तो रोज़ाना काम पर जाती है और शाम को वापस आती है। वह भी कितनी अच्छी से है, तुम्हारे साथ मिलकर काम कर रही है। तुम्हें अपनी पत्नी की कदर करनी चाहिए। मैं तो तुम्हें पहले भी कहता था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, जिसे इतनी अच्छी पत्नी और इतनी अच्छी लड़की मिली, मगर तुम न जाने क्यों उसकी कदर नहीं करते। यह कहकर वह तो वहाँ से चला गया, मगर मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई। मेरे गैर मौजूदगी में मेरी पत्नी कहाँ जाती थी और क्या गुल खिलाती थी? मैं उल्टे पैर वापस घर को गया और वह घर में मौजूद भी थी। मुझे देखकर वह हैरान रह गई। फिर मुझे कहने लगी कि क्या बात है, आज आप नौकरी की तलाश में नहीं गए? तब मैं उसे गुस्से से कहने लगा कि तुम मुझे घर से बाहर क्यों निकालना चाहती हो? क्या तुम्हें कहीं और जाना है या तुमने किसी का घर में बुलाना है? तब वह परेशान होकर मुझे कहने लगी कि मुझे भला कहाँ जाना है, मैं तो घर पर ही रहती हूँ, कहीं भी नहीं जाती हूँ। उसके बाद 3 दिन तक मैं घर में रहा। मैंने अपनी पत्नी को कहीं भी जाते नहीं हुए देखा था, मगर जब वह 3 दिन के बाद मैंने फिर से उसके हाथ में पैसे देखे तो वह अब मेरे दिल में शक होने लगा था कि यकीन वह कुछ गलत कर रही है। वह कुछ ऐसा कर रही है जो मेरी नज़रों से दूर था, जो मुझे छुपा हुआ था। मुझे रह रहकर अपने दोस्त की बात याद आने लगी। मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि अगर तुम अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखोगे, उसे प्रेम नहीं करोगे, तो वह फिर घर से बाहर निकलकर किसी और से उस चीज़ को मांगेगी, क्योंकि वो लड़की की फितरत है, उसे प्यार की ज़रूरत है। जो भी उसे प्यार देता है वह उसी की हो
कर रह जाती है। अगर पति उसका ख्याल नहीं रखता तो फिर जाहिर सी बात है कि वो औरत घर से बाहर इधर उधर मुंह मारने लगती है। मेरे दिल में भी शक नाक की तरह बैठ चुका था। अब मैंने सोच लिया था कि मैं सच तक पहुंच के ही रहूँगा। अगर मुझे उसमें कुछ भी गलत बात नज़र आए तो मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा। उसे एक पल के लिए भी उस घर में रहने नहीं दूंगा। अगले दिन जब मैं उठा तो वह बहुत ही ज़्यादा जल्दी में लग रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह मुझे घर से बाहर निकाल दे। तभी वह मुझे कहने लगी कि आप इतने दिन से नौकरी पर नहीं गए, आज नौकरी पर जाए। भगवान ने चाहा तो आपको काम ज़रूर होगा। मैंने आज ख़ास तौर पर आपके लिए प्रार्थना की है कि आज हमारा यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप नहीं जानते कि मैं इस बात से कितनी परेशान हूँ। तब मैंने अपने दिल में सोच लिया कि उससे परेशान तो होना ही चाहिए, क्योंकि मेरी मौजूदगी की वजह से वह घर से बाहर जाने वाली नहीं थी। न जाने वह क्या गुल खिला दी थी। वह कहाँ जाते थे उसको दिखाने के लिए मैं घर से बाहर निकल आया था, मगर फिर मैं घर में ही जाकर कमरे में छुप गया था। मैं ऐसी जगह पर छुपा था जहाँ से कोई मुझे नहीं देख सकता था। फिर काफ़ी देर तक मैं वहीं पर मौजूद रहा। मेरी पत्नी घर पर ही थी, वह घर से कहीं बाहर नहीं गई थी। अब मैं हैरान था कि क्या मेरे दोस्त ने उसके बारे में झूठ बोला था, मगर वह तो बहुत अच्छा था, भला उसे मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। वह तो मेरी पत्नी को बहुत पसंद करता था। वह मुझे अपनी पत्नी से बदसलूकी क्यों कर सकता था। मैं इन्हीं सोच में गुम था। वह जब दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी थी। ऐसा लग रहा था अगर दरवाज़ा अभी के अभी नहीं खोला गया तो कोई दरवाज़ा तोड़ देगा। और अब तो वह बाहर से शोर की आवाज़ भी सुनाई देने लगी थी। मैं परेशान रह गया था, यह आवाज़ कैसी थी। तब मेरी पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो सामने देखकर मेरा मुंह हैरान से खुला का खुला रह गया, क्योंकि वहाँ पर मैं देखकर परेशान हो गया था। मैं चुप होकर रह गया। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब भी मिल गए थे। मुझे पता चल चुका था कि मेरी पत्नी के शरीर पर यह निशान कैसे थे, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे दोस्त ने तो कहा था कि वह रोज़ाना घर से बाहर जाती थी, जबकि वह तो कहीं भी नहीं गई थी, बल्कि घर में यह लोग आए थे। कितनी देर तक सामने वह मंजर देखकर मैं हैरान होता रहा, और फिर जब मैं बाहर आया तो मेरी पत्नी मुझे अपने सामने देखकर परेशान हो गई। उसके चेहरे का रंग बदल गया था, मगर मैंने उससे किसी बात के हवाले से कुछ भी नहीं कहा और खामोश से अपने कमरे में आकर बैठ गया था। कितनी देर तक यह हंगामा जारी रहा, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, और अब तो मैं अपने ही नज़रों में गिर कर रह गया था। मुझे अपना रवैया याद आ रहा था। मैंने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। उसकी कदर नहीं की थी, उसकी इज्जत नहीं की थी। सबके सामने उसे डांट दिया करता था। उसने एक बार भी मुझसे बदला लेने की कोशिश नहीं की थी। मेरे बुरे व्यवहार को भी वह बर्दाश्त करती रही, और इस कदर तकलीफ़ साथ में भी उठाती रही, क्योंकि वह मुझे परेशान नहीं देखना चाहती थी। वह जान गई थी कि घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, और मुझे नौकरी भी ना जाने कब तक मिलेगी, और पैसे कमाने के लिए वह इतनी तकलीफ़ उठा रही थी। यह सोचकर ही मैं खुद ही नज़रों में गिरने लगा। मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा था। रात को जब वह कमरे में आई तो वह खामोशी से मेरे सामने आकर बैठ गई। मुझे कहने लगी कि मेरा मकसद आपको धोखा देना नहीं था, न ही मैं आपसे झूठ बोलना चाहती थी, बल्कि यह जो कुछ भी हुआ था यह मैंने मजबूरी की वजह से किया था। दरअसल जब आपकी नौकरी ख़त्म हो गई थी और घर में पैसे भी न होने के बराबर रह गए थे, तब मैंने फिर घर से बाहर निकल कर कमाने के बारे में सोचा था। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, वरना मैं कहीं पर नौकरी कर लेती। मुझे यह काम आता है कि मैं किसी से बर्तन धो लूँ, किसी की झाड़ू कर लूँ। उसकी यह बात सुनकर मैंने शर्म से अपने आंखें मूंद ली थी, मगर वह मुझसे बेखबर होकर अपनी ही बात कहती जा रही थी। वह कहने लगी कि उस दिन जब मैं एक कोठी पर गई तो वहाँ पर बेगम साहब ने मुझसे कहा था, तुम क्या काम कर सकती हो। तब मैंने उन्हें बताया था कि मैं सफाई के लेकर खाना बनाने तक सारे काम कर सकती हूँ। वह काफ़ी देर तक मुझे देखती रही, फिर कहने लगी कि इस काम के लिए तो हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास पहले ही काफ़ी नौकर हैं, मगर हमारे पास एक और काम है, अगर तुम चाहो तो कर सकती हो। तब मैंने उनसे कहा कि मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहती। तब वह मुझे कहने लगी कि मेरे 4 बच्चे उस उम्र में तो बड़े हैं, मगर ज़ाहिरी तौर पर अभी छोटे हैं।
अगर यूँ कहो कि वह पागल है तो यह कहना गलत ना होगा। उन्हें संभालना इतना आसान काम नहीं है। मैं जानती हूँ यह मुश्किल काम है, मगर उस काम के मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूँगी। हमारे यहाँ कोई भी नौकरानी नहीं टिकती, क्योंकि वह नौकरानी को बहुत तंग करते हैं, उसे जख्मी भी कर देते हैं। मुझे पैसे की ज़रूरत थी, तभी मैंने यह काम करने की जिम्मेदारी ले ली, मगर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यह काम इतना आसान नहीं था। उनके बच्चों का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता था और कुछ भी कोई चीज़ उठाकर मुझे मार दिया देते। कभी मुझे नाखून से नोचने लगते, जिसकी वजह से मेरे जिस्म पर निशान बन जाते थे। कभी कभी तो निशान बहुत गहरे हो जाते, जिससे मैं खुद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती थी। मगर मैंने आपके सामने कुछ भी इस तकलीफ़ का ज़ाहिर नहीं किया। जानती थी कि आप भी मुझसे इस बारे में पूछेंगे, मेरे पास इस बात का जवाब नहीं होगा। और उस दिन जब आपने मुझे कहा कि आपको मुझ पर शक हो गया, तो मैंने मालकिन को यह बात बता दी थी। वह कहने लगी कि मैं नौकरानी के हाथ अपने बच्चों को तुम्हारे घर ही भिजवा दिया करूँगी और शाम को तुम्हारे पति के आने से पहले पहले ही बच्चों को ले आया करेंगे। इस तरह से तुम उन बच्चों को देखभाल भी कर लोगी और तुम्हारे पति को भी तुम पर शक नहीं होगा। यह सोचकर मैंने भी उनकी बातें मान ली थी कि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। बस यही है सारी बात जो मैंने आपसे छुपाई। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी, बल्कि मैं तो यह सब इसलिए कर रही थी क्योंकि इससे हम दोनों को भी फ़ायदा था, और जब तक आपकी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं यह काम करने को तैयार हूँ। उसकी बातें जब ख़त्म हो गई तो मैं ज़ोर ज़ोर से रो पड़ा। उसे कहने लगा कि मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता कि तुम जैसी अच्छी औरत मेरे साथ शादी करती, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, हमेशा बुरा व्यवहार ही किया। मगर तुमने अपने व्यवहार से साबित कर दिया कि तुम्हारी बहुत अच्छी परवरिश है। मेरे दिल में तमाम शक निकले थे। मैं जानता था यह काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह बच्चे मेरी पत्नी को नुकसान भी पहुंचा सकते थे। मैंने उसे कह दिया कि आज के बाद तुम यह काम नहीं करोगी। तुम मालकिन को कह देना कि तुम यह नौकरी छोड़ दी और वह किसी और को नौकरानी का बंदोबस्त कर ले। फिर अगले ही दिन मुझे भगवान की कृपा से एक अच्छी जगह पर नौकरी मिल गई थी। मैं इस बात का बहुत खुश था कि अब मैंने ओवर टाइम भी करना शुरू कर दिया था। मैं जान गया था कि मुझे अगर जीवन में आगे बढ़ना है, तो सफल होना है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आज मुझे आगे बढ़ने में से कोई नहीं रोक सकता। मेरे दिल में अपनी पत्नी के लिए विश्वास और उत्साह पैदा हो गया था। मैं जान गया था कि वह कभी गलत नहीं कर सकती, और अगर कोई उसके बारे में कुछ कहता तो मैं उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था।